हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th की बायो, जिसमें हमारा है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मानव जनन। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि मानव यानी कि हम स्वयं, इनमें जनन किस प्रकार से होता है। ये एक बेसिक नॉलेज है जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, और इसी कारण से एग्ज़ाम में इसमें से अच्छे खासे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम नर जनन और तंत्र एवं मादा जनन तंत्र व जनन इनमें किस प्रकार से होता है, ठीक है। मानव में जनन के सारे भाग एवं सारे जो भी कह सकते हो क्रियाकलाप है सभी देखेंगे, ठीक है। और आपको ये चैप्टर समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना है, ठीक है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया और समझ लिया तो एग्जाम में आने वाले हर प्रश्न को हल कर सकते हो आप। इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आएगा एग्जाम में उसको अच्छे प्रकार से हल कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि सारे प्रश्नों को हल करें तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि इससे पहले का जो भी चैप्टर नंबर 1 है उसको भी हमने क्लियर कर दिया है। अगर आपने उस चैप्टर को मिस कर दिया है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर देख सकते हो। उसको देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा। उस लिंक पर जैसे टैप करोगे तो आपके सामने उस चैप्टर की सारी वीडियोस क्रम वाइज खुल जाएंगी और आप उन सबको देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर परिचय में हमारा कि मानव एक जरायुज सजीव प्रजक लैंगिक जनन करने वाला प्राइमेट गण का प्राणी होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मानव एक जरायुज, ठीक है। जरायुज का मतलब क्या होता है, अब हम समझेंगे कि जरायुज क्या होते हैं। जरायुज वे होते हैं जो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, सीधे ही बच्चे देते हैं। हम क्या करते हैं, सीधे ही बच्चे देते हैं। और एक होता है अंडज, और अंडज क्या करते हैं, अंडा देते हैं, ठीक है। और हमारे क्या होता है, जो भी सजीव है हमारे, ठीक है, कौन, मनुष्य, जो क्या होते हैं, जरायुज होते हैं। जरायुज मतलब ये क्या करते हैं, सीधे ही बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन जो ये पक्षी होते हैं, ठीक है, पक्षी हो गया, और भी जो भी प्राणी, जो भी जीव अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अंडे देते हैं। फिर अंडे में से धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा बाहर निकलता है। अंडा जब परिपक्व होता है तो बच्चा बाहर निकलता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि यहाँ पे हमारे सीधे ही बच्चे बाहर निकलते हैं, ठीक है। और कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन की विधियाँ ये सभी मैंने पिछले चैप्टर में कवर कर ली है। लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, इसको मैंने डिटेल से पिछले चैप्टर में कवर कर दिया है। उस चैप्टर को जाकर से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो मानव में केवल लैंगिक जनन होता है। मानव है, हम हैं स्वयं, इनमें केवल और केवल लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन का मतलब देखिए, अलैंगिक जनन होता है जिसमें एक ही जीव से नए जीव का निर्माण होता है, और लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें दो जीवों से एक जीव का निर्माण होता है। तो मानव में लैंगिक जनन होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मानव में दो जीवों से मिलकर एक जीव का निर्माण होता है। जैसे हमारे माता पिता से मिलकर एक जीव हमारा निर्माण हुआ है। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि मानव एक लिंगी प्राणी होता है, ठीक है। मानव होता है वो एक लिंगी प्राणी होता है। एक लिंगी कैसे होता है, देखिए, जैसे पुरुष होता है वो है नर, ठीक है, एक लिंगी है। और जो मादा होती है, ठीक है, वो भी एक लिंगी है। तो नर व मादा दोनों क्या है, एक एक लिंगी है, अलग अलग लिंग है दोनों के, ठीक है। तो नर एवं मादा जननांग अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं। मनुष्य है उसमें नर जननांग अलग प्राणी में है और मादा जननांग अलग प्राणी में है। लेकिन जो पुष्प होते हैं तो कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी मतलब उनमें नर व मादा दोनों लिंग एक में ही पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे चलते हैं। मानव में स्पष्ट रूप से लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपको बताता हूँ कि स्पष्ट रूप से लैंगिक द्विरूपता, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, स्पष्ट रूप से मतलब पहचान सकते हैं देख के ही, ठीक है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब होता है कि कौन सा लिंग है, हम देख कर ही पहचान लेंगे कि ये नर है या मादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप जैसे कहीं पे गई और आपसे पूछा गया कि ये लड़का है या लड़की है, तो आप उसके चेहरे को देखकर ही पहचान लोगे ना कि ये लड़का है कि लड़की है। उसके रहन सहन से, पहनावे से, इन चीज़ों को देखकर ही पहचान सकते हो कि यह नर है या मादा है। तो इसी को कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। समझ गए कितना सिंपल है, समझ लिया तो बहुत सिंपल है, और नहीं समझे तो घुल मिल जाओगे, ठीक है।
और एग्ज़ाम में करने के लिए आपको समझना ही है। समझ के करोगे तो बहुत आगे तक चलेगा, आगे भी आपके काम में आता रहेगा। तो देखिए, अर्थात नर एवं मादा में शारीरिक लक्षणों से विभिन्नता पाई जाती है। जो शरीर के लक्षण होते हैं वो अलग अलग होते हैं नर व मादा में। उन लक्षणों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, नर व मादा को पहचान सकते हैं। और शारीरिक लक्षण कौन कौन से भैया, ये भी तो जानना है हमें कि जो लक्षण है वो कौन कौन से हैं। उन लक्षणों को देखते हैं। तो वो लक्षण क्या है, देखिए, पुरुष के श्रोणी क्षेत्र में एक शिश्न व वृषण कोष पाया जाता है। ठीक है, जो पुरुष होता है उसके श्रोणी क्षेत्र में एक शिश्न, ठीक है, शिश्न व वृषण कोष, वृषण और शिश्न पाया जाता है पुरुष में, तो इससे पहचान सकते हैं। जबकि महिलाओं में इसके स्थान पर एक दरार रूपी संरचना पाई जाती है जिसे भग या वल्वा कहते हैं। लेकिन महिलाओं में एक दरार रूपी संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भग या फिर वल्वा, ठीक है, या फिर वजाइना। ठीक है, तो पुरुष का मुख्य जननांग वृषण होता है। पुरुष का मुख्य जननांग क्या होता है, वृषण होता है। और ये मुख्य क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि वृषण कोष में ही वृषण का निर्माण होता है और वृषण ही जनन की क्रिया करने में आसानी करता है, या फिर वृषण के द्वारा ही जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो मुख्य जननांग क्या हुआ, जननांग का मतलब होता है, इसको देखते हैं संधि विशेष, जनन प्लस अंग मतलब जननांग। जो जनन करने वाले अंग है उन्हीं को जननांग कहते हैं। अब देखते हैं मादा में क्या है मुख्य अंग। तो मादा का मुख्य जननांग अंडाशय होता है। अंडाशय क्या होता है, देखिए, वैसे तो आप जानते होंगे लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि अंडाशय होता है जिससे क्या होता है, मादा में बच्चा बनता है। जब अंडाशय को शुक्राणु क्या करेगा, निषेचित करेगा, तो उसी की सहायता से बच्चे का जन्म होता है, फिर बच्चा बनता है, निषेचित होता है, युग्मज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि पुरुष का मुख्य जननांग कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका वृषण। और मादा का मुख्य जननांग कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका अंडाशय। सिंपल है, ठीक है। अतः मानव में यौवनारंभ के बाद जनन की क्षमता उत्पन्न होती है। इसलिए मानव में यौवनारंभ के बाद प्राथमिक जननांगों का विकास एवं द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। अब मेरे प्यारे रसगुल्लो देखो, यहाँ पर क्या है कि मानव में यौवनारंभ के बाद, जैसे एक स्टेज होती है, ठीक है, उस स्टेज के बाद में ही उसमें क्या होता है, ये जनन अंग होते हैं वो विकसित होते हैं। होते तो स्टार्टिंग से ही है, लेकिन परिपक्व या फिर विकसित कार्य करने की क्षमता उनमें कब पाई जाती है, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद। ठीक है, तो पुरुष में वह स्टेज कहाँ से आती है, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ मैं। पुरुष में स्टेज क्या होती है परिपक्व होने की, यौवनारंभ की, पुरुष में होती है 15 वर्ष से स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन महिलाओं में 13 वर्ष से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मादा में जल्दी परिपक्वता आती है लेकिन पुरुष में लेट आती है या फिर बाद में आती है। पहले मादा में आएगी 13 वर्ष से ही और पुरुष में 15 वर्ष से आती है यौवनारंभ अवस्था। और इस अवस्था में क्या होता है, प्राथमिक जननांगों का विकास होता है और द्वितीय लैंगिक लक्षणों का भी विकास होता है। द्वितीय लैंगिक लक्षण कौन से, जैसे जनन अंगों में बालों का आना, ठीक है, आवाज़ का पुरुषों में तो भारी होना और महिलाओं में पतली होना। ठीक है, इस प्रकार के क्या होते हैं, द्वितीयक लक्षण भी पाए जाते हैं, लैंगिक लक्षण। ठीक है, तो आगे देखते हैं भैया, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या है देखिए कि अतः मानव में जनन के अंतर्गत युग्मक जनन, वीर्य सेचन, युग्मक संलयन, युग्मनज, विदलन, अंतरोपण, भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूणीय परिवर्धन क्या होता है, गर्भाविधि और प्रसव आदि क्रियाएं यौवनारंभ के पश्चात संपन्न होती है। ठीक है, तो क्या होता है मानव में जनन के अंतर्गत, ठीक है, जनन के लिए मानव में क्या होता है, युग्मक जनन होता है, वीर्य सेचन होता है, युग्मक संलयन होता है। ठीक है, युग्मक जनन मतलब युग्मक बनता है, युग्मक बनता है। वीर्य सेचन मतलब वीर्य होता है वो बनता है। युग्मक संलयन मतलब जो युग्मक होते हैं वो मिलते हैं, और युग्मकों के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, या फिर युग्मक संलयन भी कह सकते हैं या फिर निषेचन भी कह सकते हैं। युग्मक संलयन होगा जिससे क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। युग्मक क्या करेंगे, जुड़ेंगे। संलयन का मतलब क्या होता है, जुड़ना या फिर निषेचित होना, उसी को निषेचन कहते हैं। और निषेचन होने के बाद जो बनेगा उसे युग्मनज कहते हैं। विदलन की क्रिया अंतरोपण, भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणीय परिवर्धन मतलब भ्रूण का परिवर्धन या फिर विकास की क्रिया। ठीक है, ये क्या होता है, गर्भाविधि और प्रसव आदि क्रियाएं यौवनारंभ के पश्चात संपन्न होती है।
जो गर्भधारण की विधि, प्रसव की विधि, वो ये कब होती है? यौवनारंभ के पश्चात, युवा अवस्था आ जाती है उसके पश्चात। युवा अवस्था पुरुषों में कब आती है? पुरुषों में आती है 15 वर्ष के बाद, यानी 15 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा 15 वर्ष से, जब 15 वर्ष से बच्चे बड़े होने लगते हैं, फिर 15 वर्ष से स्टार्ट हो जाते हैं बड़े होना, तो क्या होता है? उनकी आवाज़ भारी होने लग जाती है, फटी फटी होने लग जाती है आवाज़, दाढ़ी मूछें आने लग जाती है। ठीक है, तो ये यौवनारंभ के लक्षण है प्यारे बच्चों। ठीक है, और महिलाओं में क्या होता है? महिलाओं की स्किन होती है वो चिकनी हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है? उनकी आवाज़ पतली और सुरीली हो जाती है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये यौवनारंभ में होते हैं परिवर्तन, महिलाओं में और पुरुषों में। लेकिन जनन करने की क्षमता भी यौवनारंभ के बाद ही आती है। यौवनारंभ स्टार्ट होगा, उससे बाद में ही जनन करने की क्षमता पाई जाती है। पुरुषों में और महिलाओं में जनन करने की क्षमता स्टार्टिंग से नहीं होती है। प्यारे बच्चों, आप समझ चुके होंगे, इतने तो आप समझदार हो, ये तो मुझे भी मालूम है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम मानव नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण। जो मानव नर है या फिर मानव में जो पुरुष हैं, उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं? मैंने भी बताया था आपको, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का फटी फटी होना। तो ये लक्षण कौन कौन से हैं? तो देखते हैं यहाँ पर, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का मोटी होना, कंधे एवं वक्ष स्थल का चौड़ा एवं विकसित होना। तो देखते हैं मानव नर में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो, चेहरे पर दाढ़ी मूछें आने लगती है, जैसे ही यौवनारंभ में आता है तो द्वितीयक लक्षण, लैंगिक लक्षण क्या आता है उसका? दाढ़ी मूछें आने लग जाती है, हल्की हल्की मूछें आना स्टार्ट हो जाती है बच्चों में, और आवाज़ मोटी हो जाती है। बोलता है तो उसकी आवाज़ फटने लगती है, मोटी आवाज़ हो जाती है उसकी। पहले बच्चा होता है तो उसकी आवाज़ क्यूट क्यूट सी होती है। ठीक है, और जैसे ही वो यौवनारंभ में, यौवावस्था में आता है तो उसकी आवाज़ मोटी मोटी भारी भारी होने लगती है। कंधे एवं वक्ष स्थल का चौड़ा एवं विकसित होना, उसके कंधे चौड़े चौड़े होने लग जाते हैं। युवावस्था में आएगा तो हट्टा खट्टा होने लगेगा। वक्ष मतलब छाती, छाती जानते हो ना आप? वक्ष का मतलब होता है जहाँ पे फेफड़े होते हैं, वो होता है वक्ष स्थल। ठीक है, उसका चौड़ा होना, इस कहते हैं ना कि चौड़ी छाती शेर का बच्चा। ठीक है, तो चौड़ी छाती मतलब वो विकसित हो चुका है, विकसित होने लग गया है, बड़ा होने लग गया है, युवावस्था में आने लग गया है। चौड़ा एवं विकसित होना, विकसित होने लग गया है। आगे देखिए, स्वभाव का उग्र होना। स्वभाव का उग्र होना मतलब गुस्सा आने लग जाता है उसको, वो समझने लग जाता है कि अब तो मैं ही समझदार हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। बातों पर, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लग जाता है घर वालों से। ठीक है, यह भी होने लगता है, ये सामान्य है। और स्तन ग्रंथियों का अविकसित, ठीक है, जो पुरुषों में तो क्या होते हैं? स्तन ग्रंथियां अविकसित होती हैं, आपको ये तो पता ही होगा। तो आगे देखते हैं, तो स्तन ग्रंथियां होती है वो अविकसित होती हैं और दुग्ध रहित होती हैं। दुग्ध रहित मतलब बिना दूध के, उनमें दूध नहीं होता है। ठीक है, ये किसमें होती है? ये होती है नर में। ठीक है, लेकिन महिलाओं में वो भी देखेंगे अभी कि महिलाओं में या फिर मादा में क्या होता है। पेशेंस बनाकर देखिए, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरीके से, और आपको एक एक टॉपिक इस तरह समझ में आने वाला है कि इस चैप्टर में से अगर कोई भी प्रश्न पूछ लिया गया तो फुल में से फुल नंबर उस प्रश्न में मिलेंगे। बहुत प्यारे तरीके से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखते हैं, शुक्र जनन एवं शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ होना। शुक्र जनन मतलब शुक्राणुओं का बनना। ठीक है, शुक्राणुओं का जनन, जनन मतलब विकसित होना या फिर बनना, शुक्राणुओं का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। मतलब अब भैया जैसे ही वो विकसित होने लगेगा या फिर उसका क्या होगा, द्वितीयक लैंगिक लक्षण आएंगे, तो उस समय और क्या परिवर्तन आएगा उसमें, शुक्राणुओं का निर्माण होने लग जाता है। अब शुक्राणुओं से आप समझ गए होंगे कि शुक्राणुओं का निर्माण किस प्रकार होता है, वह भी मैं डिटेल में आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। पेशेंस बनाकर देखते रहिए, चलते रहिए। और यार थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे कंटेंट, ठीक है, प्यारे प्यारे चैप्टर्स समझाने के लिए आपको यहाँ पर मैं हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि मानव मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण। जो मानव में मादा होती है उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण मतलब उसमें यौवनारंभ के समय कौन कौन से परिवर्तन आते हैं वो भी देख लेते हैं हम लगे हाथ। पुरुष में तो हमने देख लिया मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अब देखते हैं मादा में कैसे होता है। तो देखो, महिलाओं में ऋज चक्र, आर्तव चक्र या ऋतुस्राव चक्र का प्रारंभ होना। ठीक है, महिलाओं में ऋज चक्र, ऋज चक्र जानते हो क्या होता है?
ऋज चक्र का ही दूसरा नाम है आर्तव चक्र और इसका ही दूसरा नाम है ऋतुस्राव चक्र। ठीक है, 3 नाम है इसके, ऋज चक्र, आर्तव चक्र, ऋतुस्राव, या फिर इसको बोलते हैं रजोधर्म। ठीक है, बहुत सारे नाम है। अब ये होता क्या है, देखिए होता क्या है, मानव के मादा में, जो मानव है उसमें मादा होती है। ठीक है, जो मादा होती है, मादा मतलब स्त्री या फिर लड़कियां। ठीक है, इनमें क्या होता है, हर महीने अंडाशय बनते हैं, अंडाशय के अंदर अंडकोश में अंडाशय बनते हैं और उसमें क्या होता है कि हर महीने बनते हैं। अगर वह अंडाशय निषेचित नहीं हुए तो वो क्या करते हैं, टूट टूट कर हर महीने बाहर आने लगते हैं योनि मार्ग से। ठीक है, तो क्या होता है, जब वो बाहर आते हैं हर महीने तो इसी की प्रक्रिया को ऋज चक्र या फिर आर्तव चक्र कहते हैं। चक्र का मतलब बार बार आना। ठीक है, तो हर महीने आएगा तो बार बार ही हुआ ना, तो समझ चुके होंगे आप, इतने से तो समझदार हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर देखा कि ऋज चक्र, आर्तव चक्र या ऋतुस्राव स्टार्ट होने लग जाता है। ठीक है, जब युवावस्था में आएंगी लड़कियाँ तो उनमें आर्तव चक्र, ऋज चक्र स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। समझ गए होंगे। तो स्तन ग्रंथियों का विकसित एवं दुग्ध ग्रंथियाँ युक्त होना, आवाज़ का पतली एवं कोमल होना। ठीक है, तो क्या होता है उनमें, उनमें स्तन ग्रंथियाँ विकसित होने लगती हैं। स्तन ग्रंथियों से आप समझ चुके होंगे, जो स्तन होते हैं उनके अंदर ग्रंथियाँ होती है वो विकसित होने लग जाती है, बड़ी होने लग जाती है जब मादा युवावस्था में आने लगती है। ठीक है, दुग्ध ग्रंथि युक्त होना, जो स्तन ग्रंथियाँ विकसित होती हैं तो उनमें दुग्ध ग्रंथियाँ भी विकसित होती हैं, फिर दुग्ध ग्रंथियाँ भी बनने लगती हैं। दुग्ध ग्रंथियाँ क्या करती है, दुग्ध निर्माण करने का। अब भैया कुछ बच्चों को तो ये भी मालूम नहीं होगा कि दुग्ध क्या होता है। अरे प्यारे बच्चों, दुग्ध होता है दूध, जैसे भैंस का दूध होता है उसी प्रकार से दूध होता है। ठीक है, जो क्या करता है दूध, अब दूध का क्या काम है, दूध बच्चों को पिलाएगी। ठीक है, जनन करने के लायक हो गई है। ठीक है, वो क्या हुई है, विकसित हुई है, युवावस्था में आई है, तो क्या करेंगे, बच्चे होंगे उसके, तो बच्चों को दूध पिलाने के लिए दुग्ध ग्रंथियों की आवश्यकता पड़ेगी जिससे दूध निर्माण होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। और क्या होता है, देखिए आवाज़ का पतली एवं कोमल होना, आवाज़ होती है उसकी पतली हो जाती है। पतली मतलब जो बोलती है सुरीली आवाज़ होती है, पतली पतली आवाज़ बहुत अच्छी हो जाती है। कोमल हो जाती है, कोमल का मतलब ऐसे नहीं, कोमल का मतलब हाथ लगाते हैं तो सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है आवाज़ की, कैसे हाथ लगाओगे। कोमल का मतलब जो सुनने में अच्छी लगती है, जैसे कोयल होता है, कोयल की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, उसी प्रकार से आवाज़ यहाँ पर कोमल कहा गया है। कोमल मतलब सॉफ्ट, जो कानों को आरामदायक दे, आरामदेह मतलब सुनते ही जाइए, सुनते ही जाइए। और यहाँ पर बेचारे लड़कों की आवाज़ में क्या चेंजेस आया, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, मोटी हो जाती है, फटने लग जाती है, और इनकी आवाज़ क्या होती है, सुरीली हो जाती है। तो प्रकृति ने देखो कैसा अन्याय किया है लड़कों के साथ, बेचारों के साथ। तो आगे देखते हैं, वक्ष स्थल का उभरा हुआ एवं वसायुक्त होना। 2 वक्ष स्थल होते हैं, जो दुग्ध ग्रंथियाँ फिर स्तन ग्रंथियाँ वहाँ पर बनती हैं। वहाँ पर क्या होता है, वक्ष यानी छाती स्थल, जो छाती होती है उसका उभरा हुआ मतलब थोड़ा उठ जाता है आगे की तरफ। ठीक है, एवं वसायुक्त होना, वसायुक्त मतलब उसमें क्या होती है, वसा या मांसल ग्रंथियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, मांसल युक्त। ठीक है, त्वचा का चिकना, कोमल एवं रोग रहित होना। त्वचा कैसे हो जाती है, चिकनी हो जाती है, पीले रंग की हो जाती है, पीली पीली हो जाती है ना, कोमल हो जाती है। कोमल मतलब जैसे ही हाथ लगाओगे सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत, और एवं रोग रहित हो जाती है। रोग रहित मतलब उसमें बीमारियां नहीं होती है, कोई भी इन्फेक्शन वो होता है सब धीरे धीरे सही हो जाता है। मतलब युवावस्था में जब लड़कियां आती हैं तो उनमें क्या होता है, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। सीधा सा ऐसे करिए, जब लड़कियां युवावस्था में आती हैं तो धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, सुंदर हो जाती है, बहुत प्रीटी हो जाती है, ब्यूटीफुल हो जाती है। ठीक है, देखिए देखिए कैसे आनंद ले रहे हैं बच्चे, आप कैसे शर्मा चुके हैं। लड़कियां हैं, बहुत सी लड़कियां जो लड़के देख रही हैं वो शर्मा भी गई होंगी कि हम सुंदर हो जाते हैं, प्रकृति के द्वारा ही ऐसा मतलब हमको वरदान दिया हुआ है। लेकिन फिर भी कितने ही सुंदर हो जाए लेकिन फिर भी मेकअप करना नहीं छोड़ते। ठीक है, ये भी बात सत्य है। आगे देखते हैं, श्रोणी क्षेत्र का अधिक विकसित एवं चौड़ा होना, स्वभाव का नम होना। जो श्रोणी क्षेत्र होता है, श्रोणी क्षेत्र मतलब जो यहाँ पर हाथ व पैर होते हैं उनके नीचे का जो भाग होता है वो क्या होता है,
चौड़ा हो जाता है, फिर विकसित हो जाता है। स्वभाव का नम होना, नम मतलब नम्र हो जाती है। अब नम्र क्यों हो जाती है भैया? नम्र इसलिए हो जाती है क्योंकि वो क्या होंगी, अब आगे विकसित हुई है तो विकसित होएंगी तो उनके बच्चे होंगे, ठीक है। अब बच्चे होंगे तो आप जानते हो बच्चों से लगाव भी होता है माँ को, ठीक है। अब माँ क्या करती है, बच्चों को दूध पिलाती है, नम्रता से रखती है, बहुत प्यार करती है, ठीक है। तो माँ में नम्रता कैसे आती है, ठीक है, ये भी प्रकृति की देन होती है। नम होना, नम या फिर नम्र होना, ठीक है। नम्र का मतलब बहुत प्यारी, कोई बच्चा मांगेगा कि मम्मा पानी पीऊँगा, तो चाहे आप भूखे रह जाओ सारे दिन, ठीक है, जैसे आपके पास एक रोटी है, ठीक है, तो आपका बच्चा मांगे तो क्या करोगे, आप आधी से ज़्यादा उसको दे दोगे, ठीक है। आप ये सोचो कि मैं तो भूखा रह जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा पेट भर के खा ले, ठीक है। इस प्रकार से नम्र हो जाती है। यहाँ पर देखिए प्रकृति का कैसा अन्याय है। यहाँ पर नम्र माता एवं पिता दोनों ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर नम्र केवल किसको बताया गया है, यहाँ पर मादा को ही बताया गया है। तो हर प्रकार से अन्याय होता है किसके साथ, लड़कों के साथ बेचारे, लेकिन करे क्या, लड़की तो लड़की ठहरे। तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो। तो देखिए मानव नर जनन तंत्र। अब हमने देख लिया कि मानव में क्या क्या चेंजेस आते हैं, नर में और मादा में। तो अब देखते हैं कि मानव में जो नर होता है, नर या फिर पुरुष, उसका जनन तंत्र कैसा होता है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, जनन की क्रिया किस प्रकार से करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि मानव नर जनन तंत्र, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, यह देख लेते हैं सबसे पहले। फिर सबको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, ठीक है मेरे रसगुल्लो। तो देखो प्रमुख जननांग, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, प्रमुख जननांग और सहायक जननांग और सहायक जनन ग्रंथियाँ, ठीक है। जो मुख्य जननांग होते हैं वो, और सहायक जननांग जो जनन करने में सहायता करते हैं, दूसरा वो, और जो तीसरा जनन ग्रंथियाँ होती हैं जो जनन के समय एक्टिवेट होती हैं, वो कौन कौन सी होती है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रमुख जननांग कौन सा होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि मानव के नर में मुख्य जननांग कौन सा होता है, मानव के मादा में मुख्य जननांग कौन सा होता है। आप कमेंट में ज़रूर बताइए बच्चों कि मानव के नर में मुख्य जननांग कौन सा होता है और मादा में कौन सा होता है, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पर है हमारा सहायक जननांग में अधिवृषण, शुक्रवाहक और मूत्रमार्ग, ये क्या करेंगे, जननांग में सहायक करते हैं, जनन करने में सहायता करते हैं। किस प्रकार से करते हैं वो आगे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, लेकिन पहले इसके भाग देख लेते हैं। अगले हमारे सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है, सहायक मतलब जो सहायता करते हैं, ग्रंथियाँ मतलब ग्रंथियाँ जो सहायता करती हैं जनन में, वो ग्रंथियाँ। तो देखते हैं शुक्राशय, ठीक है, शुक्राशय से सेमिबल वेसाइकल 2 जोड़ी होती है, ठीक है, आगे देखेंगे। और कॉर्पस ग्रंथियाँ, ठीक है, इनको भी देखेंगे, या फिर इनको क्या बोलते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियाँ। अगला है प्रोस्टेट ग्रंथि, नर जनन ग्रंथि होती है, और ये है मैथुनांग, ब्राह्य जनन अंग या फिर शीष्ण। सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल सबको समझ के चलेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो देखते हैं इनको, ये प्रमुख जननांग, प्रमुख जननांग कौन कौन से होते हैं। तो पहला है हमारा वृषण, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। तो देखते हैं यह मानव का प्रमुख जननांग होता है। मानव का प्रमुख जननांग क्या होता है, वृषण होता है, जो उदर गुहा से बाहर श्रोणि क्षेत्र में त्वचा से बनी एक थैली समान संरचना में पाए जाते हैं। जो कहाँ पर पाए जाते हैं, उदर गुहा में। उदर मतलब होता है पेट, पेट की गुहा में बाहर श्रोणि क्षेत्र में। श्रोणि क्षेत्र मतलब क्या होता है, दोनों टांगों के बीच का क्षेत्र होता है, वो श्रोणि क्षेत्र होता है। त्वचा से बनी एक थैली समान संरचना, एक थैली समान संरचना में पाए जाते हैं क्या, वृषण। अब मेरे प्यारे रसगुल्लों, उस थैली समान संरचना को क्या कहते हैं, उस थैली समान संरचना को कहते हैं वृषण कोश। क्या कहते हैं, वृषण कोश। अगला पॉइंट है वृषण संख्या में 2 या फिर 1 जोड़ी होते हैं। वृषण संख्या में कितने होते हैं, 2। ऐसे बोलेंगे हम, अगर जोड़ी में बोले कि वृषण 1 जोड़ी होते हैं, 1 जोड़ी मतलब संख्या में कितने हो गए, 2। जैसे आप बोलते हो, आप मान लो जूते लेकर आते हो,
ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि मैं एक जोड़ी जूते लेकर आया हूँ। तो एक जोड़ी मतलब कितने हो गए, वो दो है ना, दो पैर है तो दो ही लेके आए होंगे ना लाला, ठीक है। तो संख्या में कितने हो गए, दो। इसी प्रकार से यहाँ पर जोड़ी में बोलेंगे तो एक जोड़ी, और संख्या में बोलेंगे तो कितने, दो। समझ गए होंगे आप, ठीक है। एक जोड़ी मतलब संख्या में दो, और दो जोड़ी मतलब संख्या में चार, और तीन जोड़ी मतलब संख्या में छः। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे स्कूल समझ चुके होंगे। तो आगे देखते हैं। वृषण अंडाकार 4 से 5 सेमी लंबे, 2 से 3 सेमी चौड़े होते हैं, ठीक है। वृषण की आकार साइज क्या होती है वो भी देखते हैं कि अंडाकार, अंडाकार मतलब अंडे के आकार के समान। अब अंडा कैसा होता है, देखिए आपने अंडे देखे कभी, अंडे ऐसे गोल थोड़ी होते हैं, वो होते हैं इस प्रकार से, ये होती है आकृति अंडाकार, ओके। और इसी प्रकार से अंडाकार वृषण पाए जाते हैं, कितने, दो। कहाँ पर होते हैं, एक थैली समान संरचना होती है, जो कहाँ पर होती है, श्रोणी क्षेत्र के बीच में, और उस थैली समान संरचना को क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं, ठीक है। तो इसकी ये वृषण अंडाकार 4 से 5 सेमी लंबे, इनकी लंबाई क्या होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई क्या होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। मतलब चौड़ाई तो हो गई इसकी यहाँ पर ये वाली, कितनी हो गई, 2 से 3 cm, ठीक है। और इसकी ये तो हो गई इसकी चौड़ाई, और ये क्या हो गई इसकी लंबाई, ये कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस इधर से ज़्यादा लग रहा है तो ये क्या है, इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, और ये क्या है, इसकी चौड़ाई या फिर ऊंचाई भी बोल सकते हो, 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि प्रत्येक वृषण कोश की गुहा के एक नली समान संरचना के द्वारा उदर गुहा से जुड़ी होती है, जिसे वक्षनाल कहते हैं। होता क्या है, वृषण कोश की गुहा से, जो वृषण कोश होता है, ठीक है, या फिर जो थैली समान संरचना है हमारी, उससे क्या होता है, एक नली के समान संरचना द्वारा उदर गुहा से जुड़ी होती है। वो क्या होती है, एक नली समान संरचना से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वक्षनाल, ठीक है। उदर गुहा के द्वारा वृषण कोश एक नली समान संरचना से जुड़ा होता है, और उस नली को क्या कहते हैं, वृषण नाल कहते हैं, ओके। तो आगे देखते हैं। प्रत्येक वृषण कोश की भित्ति में अनोक्षिक पेशियां की एक परत पाई जाती है, जिसे डार्टोस पेशी कहते हैं। जो प्रत्येक मतलब सभी वृषण कोश की भित्ति में, जो वृषण कोश होता है उसकी भित्ति होती है, भित्ति मतलब बाहरी लेयर, ठीक है, उसमें अनैच्छिक पेशियों की एक परत पाई जाती है। अनैच्छिक पेशियां क्या होती है, देखते हैं अब। अनैच्छिक मतलब ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, ठीक है। जैसे हम चाहते हैं हमारे हाथ को ऊपर उठाना, तो हमारी इच्छा है, तो हमारी इच्छा के अनुसार वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन अनैच्छिक कैसा होता है, जैसे हम चाहते हैं कि 2 मिनट के लिए हमारी दिल की धड़कन को रोक ले, लेकिन रोक सकते हैं क्या, नहीं रोक सकते। हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है कि हम इसको चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ये नहीं होता। अगर आपके पास होता कि मैं जब चाहूँ जब दिल को रोक सकता हूँ, जब चाहूँ जब चालू कर सकता हूँ, तो क्या करते, छोटे बच्चे तो उनकी इच्छा पर करते, बार बार दिल को चालू बंद करते रहते, ठीक है। तो अनैच्छिक का मतलब होता है जो हमारी इच्छाओं से नहीं होता है, इच्छाओं पर आधारित नहीं होता है, हमारी इच्छाओं से कंट्रोल नहीं होता है। ऐसी पेशियों की एक परत पाई जाती है जो हमारी इच्छाओं से कंट्रोल नहीं होती है, जिसे क्या कहते हैं, डार्टोस पेशी कहते हैं। तो वृषण कोश की भित्ति में अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, अनैच्छिक पेशियों की एक परत होती है, और उसे कहते हैं डार्टोस पेशी, ठीक है। प्रत्येक वृषण का आधारीय भाग वृषण कोश की भित्ति से सूक्ष्म पेशी तंतुओं के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे गुबर्नेकुलम कहते हैं। जो प्रत्येक वृषण का आधारी भाग होता है, जो वृषण होता है उसके नीचे का भाग, आधारी मतलब नीचे वाला भाग, वृषण कोश की भित्ति से, जो वृषण कोश होता है, ठीक है, जो वृषण होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, जो वृषण कोश के नीचे की आधारी भित्ति होती है उससे सूक्ष्म पेशी तंतुओं के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे गुबर्नेकुलम कहते हैं। अब ये कैसे होते हैं, चलो आपको बताते हैं।
देखिए समय भले ही हमें कितना भी लग जाए, लेकिन एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे, जो कि आगे समय तक, आगे तक जब हम रहे तो हमारे काम आती रही। ठीक है, देखिए जैसे ये पैर है, ठीक है, और इन पैरों के बीच में वक्ष भाग में यहाँ पर पाया जाता है वृषण कोश। ठीक है, और इस वृषण कोश के अंदर दो वृषण पाए जाते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया मानिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, वृषण कोश के नीचे के भाग से, ये नीचे का भाग है, ठीक है, इस भाग से एक पतली झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं, यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इन पतली दोनों झिल्लियों को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं गुबर्नेकुलम। इस झिल्ली को, या फिर सूक्ष्म तंतु है या सूक्ष्म पेशीय तंतु है, इसको ही कहते हैं गुबर्नेकुलम। ठीक है, समझ गए होंगे ये कहाँ पर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारा, मानव सहित अन्य स्तनधारियों के वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। तो मानव सहित या फिर मानव है उसकी तरह ही अन्य स्तनधारियों के वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में ही होते हैं। जो मानव की तरह ही जो अन्य स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी मतलब जिनके स्तन होते हैं, अन्य स्तनधारियों में भी उदर मतलब शरीर के अंदर या फिर पेट के अंदर से बाहर की तरफ वृषण कोश में ही वृषण पाए जाते हैं, अन्य स्तनधारियों में भी। भैया आपने देख लिया कि शरीर से बाहर पाए जाते हैं, लेकिन शरीर से बाहर ही क्यों पाए जाते हैं, ये भी तो देखना है मेरे प्यारे रसगुल्लों। एक एक टॉपिक को ऐसे क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे स्वाद अनुसार सब्जी में नमक हो तो सब्जी और भी स्वादिष्ट हो जाती है, अगर नमक कम रह गया तो भी वह स्वादिष्ट नहीं रहती, ज़्यादा हो गया तो भी नहीं होती। तो एक एक चीज़ को इस प्रकार से स्वादिष्ट करेंगे, अपने मतलब कंटेंट को क्लियर करते हुए चलेंगे, जो पूरा जो टॉपिक है उनको क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे क्या होगा, इसका स्वाद या फिर समझ के पढ़ेंगे तो हमें भी इच्छा होगी कि यार ये किस प्रकार से होता था, आज पहली बार हमें समझ में आ चुका है, तो पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा और मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये शरीर के बाहर ही क्यों होते हैं वृषण कोश में। भैया शरीर के अंदर जैसे है आपका हृदय है, ठीक है, तो भैया हृदय शरीर के अंदर ही क्यों है, ठीक है, बाहर क्यों नहीं है। ये भी शरीर के अंदर ही भी हो सकते थे, बाहर ही क्यों रखे, कारण देखिए भैया। तो इसका एक ही मुख्य कारण था, जो वृषण कोशों का तापमान उदर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। जो उदर होता है या फिर वृषण कोश होता है, जो वृषण कोश होता है उसका तापमान उदर से मतलब शरीर के अंदर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, मतलब इसका तापमान थोड़ा कम होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए उपयुक्त होता है। जबकि उदर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए अधिक होता है। इसलिए मानव सहित अन्य स्तनधारियों के वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। अतः वृषण कोश वृषणों के तापमान को कम रखने में सहायक होते हैं। तो देखिए भाई साहब, यहाँ पर लफड़ा क्या है, जो हमारा शरीर है उसका तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो हमारे वृषण हैं उनको शुक्राणु बनाने के लिए कितना तापमान चाहिए, उनको चाहिए 35 या फिर 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन अगर शरीर के अंदर ही रखेंगे वृषण को तो वह शुक्राणु बना ही नहीं पाएगा, तो वो वृषण हुआ ही क्या काम का। तो इसलिए क्या किया भगवान ने, क्या किया मतलब जो ईश्वर ने क्या किया, जो वृषण को अलग से एक थैली, जिस थैली का नाम रख दिया वृषण को, और उस थैली में डाल दिए और कहे कि भाई तू शरीर से बाहर ही रह, तेरे को अलग ही तापमान चाहिए ना, जितना चाहिए तेरे को तू बाहर रह के कर ले। अब मेरे शरीर जो मैंने बनाया है शरीर, इस शरीर के अंदर का तापमान तो मैंने बोल दिया 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा भैया, इससे कम नहीं हो सकता। अगर तेरे को कम तापमान की जरूरत है तो शरीर से बाहर ही रह ले। तो इस प्रकार से बाहर रखने के लिए इसको क्या किया, वृषण कोश में रख दिया, और वृषण कोश में इसको उपयुक्त तापमान मिल गया, उपयुक्त तापमान पर ये शुक्राणु बनाने लग गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वृषणों की उत्पत्ति भ्रूण की मेसोडर्म से होती है। जो वृषण की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, जो भ्रूण होता है उसमें वृषण कैसे उत्पन्न होते हैं। देखिए वृषण होते हैं वो मनुष्य में या फिर नर में, जब वो बच्चा होता है, स्टार्टिंग होते हैं ना, जब भ्रूण में, भ्रूणी अवस्था में होता है, वहीं से ही उसमें वृषण उपस्थित होते हैं। ये गलत फहमी मत रखना कि
जो मनुष्य होता है, नर होता है, उसमें युवावस्था में ही वृषण होते हैं, वो उत्पन्न होते हैं नहीं, जब वो छोटा होता है, भ्रूण के रूप में होता है, तभी से उसमें वृषण बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन परिपक्व वो युवावस्था में ही होते हैं, शुक्राणु को निर्माण वो युवावस्था से ही करना शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है इस बारे में, तो मैंने ये भी क्लियर कर दिया है। तो देखिए, जो वृषण होता है उनका निर्माण कौन से भाग से होता है, तो भ्रूण की मेसोडर्म से होता है, ठीक है। जो भ्रूण वृषणों की उत्पत्ति किससे होती है, भ्रूण की मेसोडर्म से होती है, ठीक है। मान लो कोई भ्रूण है, उसमें वृषण बनने हैं, तो किससे बनेंगे, भ्रूण की मेसोडर्म। तो आगे देखते हैं हम कि वृषण की आंतरिक संरचना। भैया जब से हम पढ़ रहे हैं वृषण वृषण वृषण, तो वृषण की संरचना कैसी है, अंदर का वो कैसा है, उसमें क्या क्या होते हैं अंदर, चलो सबके सब चीजों को डिटेल से देखते हैं। प्रत्येक वृषण 2 आवरणों से द्वारा ढका होता है। वृषण होता है कितने आवरणों से ढका हुआ होता है, 2 आवरणों से ढका हुआ होता है, जिसमें बाह्य आवरण को ट्यूनिका बेजाइनेलिस कहते हैं। जो बाहरी आवरण होता है उसको कहते हैं ट्यूनिका बेजाइनेलिस, ठीक है। ट्यूनिका बेजाइनेलिस कहते हैं किसको, बाहरी आवरण को। 2 आवरण होते हैं, उनमें से पहले आवरण जो बाहरी आवरण है उसको ट्यूनिका बेजाइनेलिस कहते हैं। और जो आंतरिक आवरण है, जो अंदर का आवरण है, ठीक है, उस आवरण को क्या कहते हैं, आंतरिक आवरण को कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे के पॉइंट्स, फिर हम इसके डायग्राम को भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, जो नर जनन तंत्र के और मादा जनन तंत्र के सभी भागों को पढ़कर फिर इनको डायग्राम से अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे कि इनमें जो भी चीज़ें हैं उनको एक बार डायग्राम से रिवाइज करेंगे। डायग्राम में आपको बताएंगे किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें होती हैं व्यवस्थित, ओके। तो अगला पॉइंट है हमारा कि वृषण का आंतरिक भाग संयोजी ऊतक का बना होता है। जो वृषण होता है उसके जो अंदर के भाग होते हैं वो संयोजी ऊतक से बने हुए होते हैं। संयोजी ऊतक मतलब एक दूसरे को जोड़ने वाले ऊतकों से बने हुए होते हैं, जो क्या होते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के जगह जगह धंसने से कई पिंडकों में बटा होता है। जो क्या होता है, जो संयोजी ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं, कई जगह धसे होते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। वो क्या होती है, कई जगह जगह पर धसी हुई होती है, जिससे क्या होते हैं अलग अलग पिंडक बन जाते हैं। धसे होने से अलग अलग पिंडकों में बट जाता है। तो आगे देखते हैं, प्रत्येक पिंडक को वृषण पिंडक या फिर वृषण पालिका कहते हैं। जो पिंडक होते हैं उनको क्या कहते हैं, वृषण पिंडक या फिर वृषण पालिका कहते हैं। और वृषण पिंडक कैसे बने भैया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिया के जगह जगह धसी हुई रहती है, उस कारण से पिंडक के समान संरचना बन जाती है। और इन पिंडकों को क्या कहते हैं, वृषण पालिका या फिर वृषण पिंडक कहते हैं। तो आगे देखते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, प्रत्येक वृषण में लगभग 250 वृषण पिंडक पाए जाते हैं। तो प्रत्येक वृषण में कितने वृषण पाए जाते हैं, 250। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 वृषण पिंडक पाए जाते हैं। एक वृषण में 250 या फिर 250 वृषण पिंडक होते हैं प्रत्येक वृषण में, ओके। प्रत्येक वृषण पिंडक में 3 से 4 शुक्रजनक नलिकाएं और संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। जो प्रत्येक वृषण पिंडक होता है उसमें 3 से 4, ठीक है। प्रत्येक वृषण पिंडक में कितने, 3 से 4 शुक्रजनक नलिकाएं होती है, जो क्या काम करती है, शुक्राणुओं को ले जाने का काम करती है। वृषण से जो बनेंगे उनको ले जाने का काम कौन करेंगी, शुक्रजनक नलिकाएं, ठीक है। जो 3 से 4 शुक्रजनक नलिकाएं होती है और संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। इनमें क्या क्या होते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं, वृषण पिंडक और संयोजी ऊतक, ये चीजें होती है वृषण के अंदर, ठीक है। शुक्रजनक नलिकाओं से बाहर संयोजी ऊतक में कुछ ग्रंथिल सेल्स के समूह पाए जाते हैं, जिन्हें अंतराली कोशिकाएं, लेडिंग कोशिकाएं कहते हैं। जो शुक्रजनक नलिका होती है उससे बाहर की तरफ जो संयोजी ऊतक होते हैं उनमें कुछ ग्रंथिल सेल्स होती है, जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, ठीक है। वो नलिकाएं बाहर संयोजी ऊतक में कुछ ग्रंथिल नलिकाओं के रूप में होती है, ग्रंथिल सेल्स के समूह होते हैं, ठीक है। सेल्स होती है कुछ, ग्रंथिल मतलब जो ग्रंथियां होती हैं उनकी सेल्स होती है, उनका समूह होता है, जिन्हें अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग कोशिकाएं कहते हैं। जो ग्रंथिल
कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको अंतराली कोशिकाएं या फिर लैडिंग कोशिकाएं कहते हैं। ये सब मैं बताऊंगा कि चित्र में कहाँ पर होती है, डायग्राम में जब हम देखेंगे। तो यहाँ पर भी आपको अभी दिखा देता हूँ मैं कि यहाँ पर देख सकते हो अंतराली कोशिकाएं, जो यहाँ पर ये ग्रंथिल है ये वाली, ठीक है, यही होती है अंतराली कोशिकाएं या फिर लेडिंग कोशिकाएं। आगे देखते हैं, इन अंतराली लेडिंग कोशिकाएं या फिर सेल्स द्वारा नरलिंग हार्मोन एंड्रोजन का स्त्रवण एवं संश्लेषण होता है। जो ये अंतराली कोशिकाएं फिर लेडिंग सेल्स है, इनसे नरलिंग हार्मोन एंड्रोजन का स्त्रवण और संश्लेषण होता है। स्त्रवण मतलब बनता है और निकलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जिसे क्या कहते हैं, देखिए, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। जो अंतराली कोशिकाएं फिर लेडिंग सेल्स के द्वारा जो नरलिंग हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मानव नर के वृषण में शुक्रजनक नलिकाओं, नर प्रजनक सहायक संरचनाओं और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास एवं नियमन का कार्य करता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो मानव नर के वृषण में शुक्रजनक नलिकाओं में, ठीक है, जो मानव नर में क्या क्या काम करता है, वृषण में शुक्रजनक नलिकाओं, नर प्रजनक सहायक संरचना और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में एवं नियमन का कार्य करता है। वृषण में, शुक्रजनक नलिकाओं में, इन सबके और लैंगिक लक्षणों के विकास में कौन सहायता करता है, कौन करता है इनको काम को, ये सारे काम कौन संभालता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। इसलिए कहा गया कि नर जनन हार्मोन किसे कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन। ओके, आगे देखते हैं, शुक्रजनक नलिका की संरचना। जो शुक्रजनक नलिका होती है मतलब जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है, उस नलिका की संरचना को देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वृषण की संरचना को देख लेते हैं डायग्राम से। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने वृषण का डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सी सेल्स कहाँ पर होती है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो ये लेयर है इसको कहते हैं शीर्ष अधिवृषण। शीर्ष मतलब ऊपर का, अधि मतलब ढका हुआ, ठीक है, ऊपर की तरफ जो ढका हुआ वृषण, ठीक है। और जो मध्य भाग होता है इसको कहते हैं मध्य अधिवृषण, और जो ये नीचे की तरफ होता है इसको कहते हैं पश्च अधिवृषण, ठीक है। फिर इस साइड आते हैं तो यहाँ पर जो ये नलिकाएं होती है, ठीक है, ये नलिकाएं होती है, इनको कहते हैं शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी जो क्या करती है, शुक्राणुओं को ले जाती है, ठीक है। और शुक्राणु कहाँ बनते हैं, यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। इनमें से शुक्राणुओं को लेकर जाती है ये शुक्र वाहिनी, ये जो नलिका है इस ये वाली, ओके। और जो ये वाली लेयर है इसको कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ठीक है। ये वाली लेयर, बाहरी लेयर, इसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ठीक है। और जो इसके बाद में जो वृषण के अंदर के भाग उस पर जो लेयर है, इनर लेयर, उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिया, ठीक है। मैंने बताया था कि ट्यूनिका एल्बुजिया वो क्या करती है, जगह जगह पर धसी हुई होती है, जिससे क्या बन जाते हैं, वृषण पिंडक बन जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये ट्यूनिका एल्बुजिया यहाँ पर धसी हुई है, देखो इस भाग में अंदर धसी हुई है, फिर उभरा हुआ भाग है, फिर धसी हुई है, फिर उभरा हुआ भाग है, फिर धसी हुई है। तो ये पिंडक समान संरचना बन रही है, इसको क्या कहते हैं, वृषण पिंडक कहते हैं। देखिए इस भाग को क्या कहा गया है, इस भाग को वृषण पिंडक कहा गया है। और ये वृषण पिंडक एक वृषण में कितने होते हैं, 250 मतलब 250, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे जो ये संरचना है ये वाली, ठीक है, इस संरचनाओं को क्या कहते हैं, अति कुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं। अति कुंडलित मतलब बहुत सारे कुंडलन होते हैं इसमें, ठीक है, इसलिए कहते हैं अति कुंडलित शुक्रजनन नलिका। शुक्रजनन नलिका मतलब शुक्रजनन नलिका होती है वो यहाँ पर कुंडलित अवस्था में होती है, जो ये इसलिए इसको कहते हैं शुक्र अति कुंडलित शुक्रजनन नलिका। ये कितनी होते हैं, 3 to 4, एक में कितनी, 3 से 4 पाई जाती है। और यहाँ पर जो ये कोशिकाएं होती है इनको कहते हैं अंतराली कोशिकाएं। और ये कोशिकाएं क्या करती है, एंड्रोजन का स्त्रवण और संश्लेषण करती है, जिसे क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है इनसे, ठीक है। इनसे अंतराली कोशिकाएं जो यहाँ पर होती है, इनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो क्या काम करता है, शुक्राणुओं को ले जाने लाने में और विकसित करने में और भी आगे के कार्यों में, जनन कार्यों में सहायता करता है। कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जो यहाँ पर ये बीच में यह स्पेस है,
ठीक है। यहाँ इस भाग को क्या कहा जाता है, मीडियास्टीन, ठीक है, मीडियास्टीन। और यहाँ पर ये क्या होते हैं, ये शुक्रवाहिनी होती है, ये सभी को जोड़े रखती है। और ये जोड़े रखने वाली जो संरचना होती है इसको क्या कहते हैं, वृषण जालक कहते हैं। वृषण जालक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाल के समान संरचना बनाकर सभी को जोड़े रखने का काम करती है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, वृषण जालक कहते हैं। और यहाँ से शुक्राणु नली शुक्रवाहिनी से आएंगे, ठीक है, और आकर के यहाँ पर आएंगे और यहाँ से होके बाहर जाएंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं शुक्रवाहक, ठीक है, क्योंकि यहाँ से शुक्राणु जाते हैं इसलिए कहते हैं शुक्रवाहक। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपने वृषण की संरचना को डिटेल से पढ़ लिया है और आपको समझ में भी आ गई होगी। तो अगर थोड़ी सी भी समझ में आ रही है तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आगे के चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग है। और जो पिछला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है वो चैप्टर भी बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ही एग्जाम में उसमें से प्रश्न आते हैं, तो उसको भी जाकर जरूर से देख लेना। उस चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, जिससे सभी क्लासें आपको स्टेप बाय मिल जाएंगी, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स अगला पॉइंट है हमारा शुक्रजनक नलिका की संरचना। जो शुक्रजनक नलिका होती है उसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कि शुक्रजनक नलिका वृषण की संरचना एवं क्रियात्मक सूक्ष्म इकाई होती है। जो शुक्रजनक नलिका होती है वो वृषण की क्रियात्मक इकाई, ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक। संरचनात्मक मतलब जो संरचना का निर्माण करती है, क्रियात्मक मतलब जो कार्य करने का काम करती है। उसकी सूक्ष्म इकाई मतलब छोटी से छोटी इकाई होती है जो क्या करती है, बनाती है, ठीक है। शुक्रजनक नलिका वृषण की, ठीक है, वृषण को बनाने में, ठीक है, इसका ही हाथ होता है संरचना और क्रियात्मक कामों में शुक्रजनन नलिका का, ठीक है। जो वृषण पिंडक के अंदर अति कुंडलित रूप में पाई जाती है। जो कहाँ पर पाई जाती है, वृषण पिंड के अंदर, ठीक है, वृषण पिंड के अंदर कुंडलित रूप में, ठीक है। मैंने आपको डायग्राम बताया था कि कुंडलित रूप में पाई जाती है, ठीक है। तो वृषण जनक नलिकाओं की झिल्ली दो स्तरों की बनी होती है। जो वृषण जनक नलिकाएं होती हैं, जो वृषण बनाती हैं, वो नलिकाएं की झिल्ली होती है, वो दो स्तरों में बनी होती है, ठीक है। इनमें कितने स्तर होते हैं, दो स्तर होते हैं। आगे देखते हैं, जिनमें बाह्य स्तर को ट्यूनिका प्रोप्रिया तथा आंतरिक स्तर को जनन उपकला कहते हैं। जो बाहरी स्तर होता है, बाहरी लेयर होती है, उसको कहते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया, तथा आंतरिक झिल्ली होती है या फिर आंतरिक लेयर होती है, उसको कहते हैं जनन उपकला कहते हैं। जनन उपकला में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो जनन उपकला है, सेकंड लेयर, ओके, जनन उपकला कौन सी लेयर है, सेकंड लेयर है, ठीक है। जनन उपकला में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी प्रकार की पाई जाती है कोशिकाएं, दो प्रकार की, जिन्हें शुक्राणु जन मात्र कोशिकाएं एवं सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, शुक्राणु जन मात्र कोशिकाएं, ठीक है, शुक्राणु जन मात्र कोशिकाएं, क्योंकि इनसे शुक्राणुओं का जनन या फिर निर्माण होता है, इसलिए इन्हें शुक्राणु जन मात्र कोशिकाएं या फिर सर्टोली सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुक्राणुओं का जनन करने वाली कोशिकाएं, ठीक है, कौन सी कोशिकाएं होती है, सर्टोली कोशिकाएं होती है। सर्टोली सेल्स से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इनफ, ठीक है, यही समझ लीजिए आप बिल्कुल सरल भाषा में कि सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा ही शुक्राणुओं का जनन या फिर शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। ओके, तो पहले देख लेते हैं इसको पूरे पॉइंट को, फिर डायग्राम की सहायता से समझेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से, और आपको डायग्राम से और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो शुक्राणु जन मात्र कोशिकाएं आकार में छोटी किंतु संख्या में अधिक होती हैं। जो शुक्राणु जन मात्र कोशिकाएं होती हैं वो छोटी होती हैं लेकिन संख्या में बहुत सारी होती हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे आप देखोगे, मान लो 1 किलो आपने सरसों ली और 1 किलो गेहूँ लिए, ठीक है, तो दोनों का वजन तो बराबर हो गया, लेकिन जो सरसों के दाने होंगे वो छोटे हैं तो संख्या में ज़्यादा होंगे, ठीक है, छोटे हैं तो संख्या में कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे। और गेहूं के दाने हैं वो बड़े हैं तो संख्या में कम आएंगे 1 किलो में, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होते हैं, संख्या में तो ज़्यादा होते हैं लेकिन आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ओके, इनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है।
अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ये सब कुछ पहले के जो चैप्टर है, पहले चैप्टर है, इनमें क्लियर कर चुके हैं हम। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्टोली कोशिकाएं आकार में बड़ी, पिरामिडाकार तथा संख्या में कम होती है। जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो बड़ी होती हैं और पिरामिडाकार मतलब पिरामिड के आकार की होती है। पिरामिड मतलब टीले होते हैं ना, उस प्रकार की होती है, जैसे रेत का टीला होता है। ठीक है, उसी प्रकार की होती है तथा संख्या में कम होती है। आकार में बड़ी है तो संख्या में कम होगी। ठीक है, तो सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को आलंबन, पोषण और सुरक्षा प्रदान करती है। जो सर्टोली कोशिकाएं होती है वो क्या काम करती है? शुक्राणुओं को आलंबन, पोषण और सुरक्षा प्रदान करती है। आलंबन मतलब आने वाले समय में जब बनते हैं तो बनते समय पोषण प्रदान करती है और सुरक्षा भी प्रदान करती है। तो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा वृषण जाल या फिर रेट्स टेस्टिस। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या होता है। देखिए, वृषण की सभी शुक्रजनक नलिकाएं वृषण मीडिया स्टेनम की ओर सीधी है। ठीक है, सीधी होती है और वृषण के पश्च भाग में जाकर जाल के समान एक संरचना बनाती है, जिसे वृषण जाल कहते हैं। तो होता क्या है, जो वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं होती है, जो नलिकाएं होती है वो बहुत सारी होती है, वो क्या करते हैं, क्या कहलाती है? वृषण मीडियन स्टेनम कहलाती है। ठीक है, और इनकी ओर सीधी होती है। ठीक है, सीधी सीधी पाई जाती है बहुत सारी नलिकाएं। कौन सी नलिकाएं? शुक्रजनक नलिकाएं। और वृषण के पश्च भाग में जाकर जाल के समान संरचना बनाती है। जो वृषण के पश्च भाग में मतलब वृषण है, वृषण के पीछे की तरफ का जो भाग है वहाँ पर जाकर एक जाल समान संरचना बना लेती है, क्योंकि बहुत सारी होती है तो एक जाल के समान संरचना दिखाई देती है। इसी को वृषण जाल कहा जाता है। मैंने आपको चित्र में भी अच्छी तरीके से बताया था, टेस्टिस के चित्र में, कि वृषण जाल कहाँ पर होता है। आगे देखते हैं कि शुक्रवाहिकाएं क्या होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि शुक्रवाहिकाएं क्या होती है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखोगे तो अगर कोई भी पॉइंट छूट गया, ठीक है, तो उससे अगर मान लो उस पॉइंट से ही प्रश्न पूछ लिया गया तो आपके बिल्कुल पूरी वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से पेशेंस बनाकर क्लियर करते हुए चलिए। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और इस चैप्टर को यहाँ से पढ़ लिया तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैप्टर के लिए और कोई वीडियोस या फिर और कोई लेक्चर्स देखने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी टॉपिक्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो अगला है हमारा शुक्रवाहिकाएं। शुक्रवाहिकाएं क्या होती हैं? देखिए, वृषण जालक की लगभग अनेक शुक्रवाहिकाएं वृषण के शीर्ष भाग से बाहर की ओर निकलती है, जो अधिवृषण के शीर्ष भाग में जाती है, जिन्हें शुक्रवाहिकाएं कहते हैं। जो वृषण जालक की लगभग अनेक शुक्रवाहिकाएं, जो वृषण जालक की अनेक मतलब बहुत सारी शुक्रवाहिकाएं जो नलिकाएं होती है वृषण के शीर्ष भाग से बाहर की ओर निकलती है। जो वृषण का ऊपरी भाग होता है वहाँ से बाहर की ओर जाती है। कौन जाती है? जो शुक्रवाहिकाएं होती है वो वृषण के शीर्ष भाग से बाहर की ओर जाती है, जो अधिवृषण के शीर्ष भाग से जाती है। ठीक, कहाँ से जाती है? अधिवृषण मतलब जो ऊपर का भाग होता है वृषण का, इन्हें क्या कहते हैं? शुक्रवाहिकाएं कहते हैं। जो नलिकाएं जाती हैं, ठीक है, उन नलिकाओं को ही शुक्रवाहिकाएं कहते हैं। और कहाँ से जाती है? वृषण के शीर्ष भाग से। ओके, अगला पॉइंट है सेकंड हमारा सहायक जननांग। सहायक जननांग कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। अधिवृषण या फिर एपिडिडाइमिस, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एपिडिडाइमिस। तो देखते हैं इसको अच्छी तरह से। वृषण के शीर्ष भाग से निकलने वाली सभी शुक्रवाहिकाएं मिलकर एक अत्यंत कुंडलित या फिर अर्धचंद्राकार जैसी आकृति बनाती है, जो वृषण के आधे भाग को ढके रखती है, तो उसे अधिवृषण कहते हैं। जो वृषण के शीर्ष भाग से निकलने वाली सभी शुक्रवाहिकाएं, जो वृषण का शीर्ष भाग होता है, ऊपरी भाग होता है, ठीक है, उससे निकलने वाली जो शुक्रवाहिकाएं होती है वो क्या करती है? एक कुंडलित अर्धचंद्राकार संरचना बनाती है। मतलब बहुत सारी होती है शुक्रवाहिकाएं, वो क्या काम करती है? एक जगह कुंडलित हो जाती है और एक अर्धचंद्राकार मतलब आधे चांद के आकार की संरचना या फिर आकृति बना लेती है, जो वृषण के आधे भाग को ढके रखती है। जो क्या करती है? वृषण के आधे भाग को ढक लेती है, तो उसे अधिवृषण कहते हैं। उसी को अधिवृषण कहते हैं। किसको? जो शुक्रवाहिकाएं होती है वो क्या करती है? वृषण के आधे भाग को ढक लेती है, ऊपरी भाग को, ठीक है, ऊपर से जो आधा भाग है उसको ढक लेती है अर्धचंद्राकार अवस्था में, ठीक है, इसी को कहते हैं अधिवृषण। ओके, अधिवृषण
पक्षमाभयुक्त उपकला ऊतक से बनी एक नलिकाकार संरचना होती है। अधिवृषण क्या होती है? पक्षमाभयुक्त उपकला, पक्षमा मतलब रोमयुक्त संरचना वाली उपकला से बनी एक संरचना होती है, ठीक है, जो जीव के परिवर्धन के समय वृषणों के साथ साथ वृषण कोष में आ जाती है। जब जीव वृद्धि करता है, बड़ा होता है, तो वृषणों के साथ साथ कहाँ पर आ जाती है? वृषण कोष में आ जाती है। ओके, हमने पढ़ लिया कि अधिवृषण क्या होता है। तो देखते हैं अधिवृषण के कार्य। जो अधिवृषण होता है वो क्या क्या कार्य करता है उसको भी देख लेते हैं। शुक्रवाहिकाओं तथा शुक्रवाहक, ठीक है, के लिए शुक्राणु गमन हेतु मार्ग उपलब्ध कराते हैं। जो अधिवृषण होते हैं वो शुक्रवाहिकाओं और शुक्रवाहकों के लिए, शुक्राणु गमन के लिए, ठीक है, शुक्रवाहिकाओं और शुक्रवाहक इनके द्वारा जो शुक्राणु गमन करते हैं, या फिर शुक्रवाहक मतलब शुक्रवाहिनी के लिए शुक्राणु गमन हेतु मार्ग उपलब्ध कराते हैं। शुक्राणुओं के जाने के लिए मार्ग मतलब रास्ता बनाने का काम करते हैं। कौन? अधिवृषण। तो अगला पॉइंट है, अधिवृषण शुक्राणुओं को एकत्रित करता है और उनका पोषण और परिपक्वन करता है। जो अधिवृषण होता है वो शुक्राणुओं को एक स्थान पर इकट्ठा करता है और उनका पालन पोषण करता है और उन्हें परिपक्व करता है। मतलब परिपक्व मतलब शुक्राणुओं को परिपक्व करने का काम करता है। शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता को बढ़ाता है। जो शुक्राणु होते हैं उनमें निषेचन क्षमता होती है। निषेचन क्षमता का मतलब क्या है? निषेचन करने की क्षमता या फिर निषेचित करके जीव को नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसको बढ़ाता है। कौन? अधिवृषण। उसकी क्षमता में वृद्धि करता है, मतलब परिपक्व करता है, अच्छे से उनका पालन पोषण करता है। अगला है हमारा शुक्रवाहक या फिर शुक्रवाहिनी, वासडेफेरेंसिया, ठीक है। तो देखते हैं इसको, शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी क्या होता है। अधिवृषण के पूंछीय भाग से एक लंबी पेशीय नलिका उत्पन्न होकर वक्षण से होती हुई एक उदर गुहा में प्रवेश करती है, जो उसे शुक्रवाहक कहते हैं। तो देखिए, प्रत्येक शुक्रवाहक में पहुंचकर, देखिए, अधिवृषण के पुच्छीय भाग से एक लंबी पेशीय नलिका उत्पन्न होकर, ठीक है, जो अधिवृषण के पुच्छीय भाग से, पुच्छीय मतलब पीछे के भाग से, ठीक है, एक लंबी पेशीय नलिका उत्पन्न होकर, एक नलिका उत्पन्न होती है, पेशियों की एक नलिका उत्पन्न होती है, जो क्या करती है? वृषण नाल से होती हुई एक उदर गुहा में प्रवेश करती है। वृषण नाल से होते हुए कहाँ पर जाती है? उदर गुहा तक। तो उसे शुक्रवाहक कहते हैं। यह एक नलिका होती है, ठीक है, जो क्या काम करती है? शुक्राणुओं को पहुंचाने का काम करती है। ओके, तो अगला पॉइंट है हमारा कि प्रत्येक शुक्रवाहक उदर गुहा में पहुंचकर अपनी ओर की मूत्रवाहिनी के साथ एक लूप बनाती है, फूली हुई संरचना बनाती है, ठीक है। जो प्रत्येक शुक्रवाहक होती है, ठीक है, शुक्रवाहक होता है प्रत्येक, वो क्या काम करता है? उदर गुहा में पहुंचकर, उदर गुहा में मतलब शुक्रवाहक कहाँ पर जाता है? उदर गुहा में जाता है और अपनी ओर की मूत्रवाहिनी के साथ, जो मूत्रवाहिनी होती है जिस तरफ की उदर गुहा की, शुक्रवाहक की और जो मूत्रवाहिनी होती है, मूत्रवाहिनियाँ दो होती है, ठीक है, उनसे क्या होता है? जुड़ जाती है, मूत्रवाहिनी से जाकर लूप बना लेती है, फिर जुड़ जाती है और एक फूली हुई संरचना बनाती है। क्या? मूत्रवाहिनी, ठीक है, और शुक्रवाहक एक स्थान पर जुड़कर एक फूली हुई संरचना बनाते हैं और उस संरचना को क्या कहते हैं? तुम्बिका कहते हैं, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि शुक्राणु, शुक्रवाहक और मूत्र नलिका जिस स्थान पर मिलती है उसे कहते हैं तुम्बिका, उस स्थान को तुम्बिका कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, शुक्रवाहक की नलिका पक्षमाभी एवं श्लेष्मा उपकला ऊतक से आश्रित होती है। जो शुक्रवाहक होता है उसकी नलिका होती है वो पक्षमाभी, पक्षमाभी मतलब रोम्स होते हैं उसमें, श्लेष्मा उपकला ऊतक से आश्रित होती है, मतलब श्लेष्मा मतलब चिकने पदार्थ होते हैं, उसकी उपकला ऊतक से आश्रित होती है। आश्रित मतलब ढके हुए होते हैं। शुक्रवाहक की तुम्बिका शुक्राशय वाहिनी के साथ मिलकर एक संयुक्त नलिका बनाती है, जिसे स्खलन नलिका कहते हैं। जो शुक्रवाहक की तुम्बिका होती है, जो तुम्बिका क्षेत्र था जहाँ से मूत्रनली और शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी जुड़ी हुई थी, वो तुम्बिका शुक्राशय वाहिनी के साथ मिलकर एक संयुक्त नलिका बनाते हैं। दोनों मिलकर एक नलिका बनाते हैं जिसे स्खलन नलिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्खलन नलिका मतलब बाहर निकालने वाली नलिका कहते हैं। शुक्रवाहक
अब देखते हैं शुक्रवाहक क्या होता है। जब डायग्राम में देखेंगे हम तो सब कुछ अभी डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो शुक्रवाहक क्या होता है, तो शुक्रवाहक के कार्य देखते हैं। शुक्रवाहक देख लिया हमने क्या होता है, अब इसके कार्य देखते हैं। शुक्रवाहक का मुख्य कार्य अधिवृषण से शुक्राणुओं को शुक्राशय में पहुंचाना है। वो क्या करेगा, अधिवृषण से शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाता है शुक्रवाहक, ठीक है। अगला है हमारा मूत्रमार्ग या फिर यूरेथ्रा। तो देखते हैं इसको। दोनों तरफ की स्खलनीय नलिकाएं एक मांसल नलिका रूपी संरचना में खुलती हैं, जिसे मूत्रमार्ग या फिर स्खलन नलिका कहते हैं। जो दोनों तरफ की नलिकाएं होती है वो कहाँ पर खुलती है, एक मूत्रमार्ग में खुलती है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, मूत्रमार्ग या फिर यूरेथ्रा कहते हैं। जो स्खलन नलिकाएं होती है वो मांसल नलिका रूपी संरचना में खुलती है। एक नलिका रूपी मांसल संरचना होती है और उस संरचना को क्या कहते हैं, मूत्रमार्ग कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि मूत्रमार्ग में क्या होती है, दोनों तरफ की नलिकाएं खुलती हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं मूत्रमार्ग या फिर स्खलन नलिका कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सहायक जनन ग्रंथियाँ, ठीक है। जो सहायक जनन ग्रंथि होती है, जनन करने में सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो पहली है शुक्राशय या सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। तो यह नर में पाई जाने वाली एक जोड़ी सहायक ग्रंथि होती है। नर में पाई जाने वाली एक जोड़ी सहायक ग्रंथि है जो क्या काम करती है, जो जनन क्रिया में सहायता करती है। यह किस में पाई जाती है, नर में पाई जाने वाली एक जोड़ी सहायक ग्रंथि है। एक जोड़ी मतलब संख्या में 2, समझ गए होंगे। ये उदर गुहा में मूत्राशय के पश्च भाग में उपस्थित होती है। उदर गुहा में मूत्राशय के पश्च भाग, मूत्राशय के पीछे के भाग में उपस्थित होती है, ठीक है। इनमें दोनों तरफ शुक्रवाहिनियाँ आकर खुलती हैं। जो मूत्राशय के पश्च भाग में उपस्थित होती है, जो दोनों तरफ की शुक्रवाहिनियाँ आकर खुलती हैं, जहाँ पर दोनों तरफ की शुक्रवाहिनियों में आकर खुलती है। शुक्राशय से हल्के पीले रंग का चिपचिपा क्षारीय द्रव निकलता है, जिसे शुक्र द्रव कहते हैं। शुक्राशय से हल्के पीले रंग का एक द्रव निकलता है, चिपचिपा क्षारीय होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, शुक्र द्रव कहते हैं। अगला है हमारा शुक्र द्रव में फ्रक्टोज शर्करा, कैल्शियम प्रोटोग्लेडियस और सेमिनोजेलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। जो शुक्र द्रव होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, फ्रक्टोजन शर्करा पाई जाती है, कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटोग्लेडिन्स पाया जाता है, ठीक है, और सेमिनोजेलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रोटीन्स के नाम है। ये सब चीज़ें पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, शुक्र द्रव में पाए जाते हैं, ओके। शुक्र द्रव वीर्य का लगभग 60% भाग बनता है। जो शुक्र द्रव होता है वो वीर्य का 60% भाग बनाता है, ओके। कभी कभी क्या होता है, वीर्य अलग आता है और शुक्र द्रव अलग आता है, ओके। शुक्र द्रव रंगहीन होता है, जैसे एक द्रव जैसे जल होता है उसी प्रकार से शुक्र द्रव भी होता है, जो क्या करता है, लगभग 60% भाग बनाता है वीर्य का, ओके। शुक्र द्रव में उपस्थित फ्रक्टोज शर्करा के ऑक्सीकरण से शुक्राणुओं को गमन करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। जो शुक्राणुओं को गमन करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करने का काम कौन करता है, फ्रक्टोज शर्करा के ऑक्सीकरण से, ठीक है। फ्रक्टोज शर्करा का जब ऑक्सीकरण होता है उससे क्या होता है, उन शुक्राणुओं को गति करने के लिए ऊर्जा दी जाती है, ऊर्जा प्राप्त होती है गमन करने के लिए, आगे जाने के लिए। किसके रूप में, एटीपी के रूप में। एटीपी फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। तो अगला है हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। इसे पुरस्थल ग्रंथि या फिर पुरुष नर जनन ग्रंथि भी कहते हैं। तो देखते हैं इसको। यह ग्रंथि मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। यह ग्रंथि कहाँ पर होती है, मूत्राशय के नीचे। यह एक बहुपिंडित ग्रंथि होती है जिसका प्रत्येक पिंड एक सूक्ष्म नलिका के द्वारा मूत्रमार्ग में खुलता है। ये एक बहुपिंडित होती है, मतलब बहुत सारे पिंड होते हैं इस ग्रंथि में, ठीक है, जिसका प्रत्येक पिंड एक सूक्ष्म नलिका के मूत्रमार्ग में खुलता है। इसका प्रत्येक पिंड मतलब हर एक पिंड कहाँ पर खुलता है, सूक्ष्म नलिका के द्वारा, छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा मूत्रमार्ग में ही खुलता है। इस ग्रंथि के द्वारा एक विशेष गंधयुक्त पतले दूध या क्षारीय द्रव का स्त्रवण होता है, जो वीर्य लगभग 25% भाग बनाता है, ओके। इस द्रव को प्रोस्टेट द्रव कहते हैं। जो इस ग्रंथि के द्वारा, कौन सी ग्रंथि के द्वारा, प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा एक विशेष गंधयुक्त, जिसमें गंध होती है, ठीक है, और पतले दूध मतलब
पतला मतलब लिक्विड दूधिया रंग का क्षारीय द्रव स्रावित करता है। जो 25% भाग होता है वीर्य का, 60% भाग तो क्या था, शुक्र द्रव, और 25% भाग क्या है, यहाँ पर 25% भाग है गंधयुक्त पतले दूधिया क्षारीय द्रव। ठीक है, ये है 25%, तो कितना हो गया, 60, 70, 80, 85% भाग कंप्लीट हो गया है वीर्य का। ओके, तो इस द्रव को प्रोस्टेट द्रव कहते हैं। जो 25% द्रव होता है वीर्य का, इसको कहते हैं प्रोस्टेट द्रव कहते हैं। इस प्रोस्टेट द्रव में फास्फेटेज, सिस्टरेज और लाइसोजाइम, फाइब्रिनोलाइसिस, स्पर्मीन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, फॉस्फेट और सिट्रेट। ठीक है, फॉस्फेट, सिट्रेट, लाइसोजाइम, फाइब्रिनोलाइसिस, स्पर्मीन आदि पदार्थ होते हैं। किसमें, प्रोस्टेट द्रव में होते हैं। अब देखते हैं हम कि प्रोस्टेट द्रव के क्या कार्य है, क्या कार्य करता है प्रोस्टेट द्रव। प्रोस्टेट द्रव शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है और वीर्य के स्पंदन को रोकता है। मतलब प्रोस्टेट द्रव क्या करता है, शुक्राणुओं को सक्रिय करता है। ठीक है, सक्रिय मतलब उत्तेजित करता है और वीर्य के स्पंदन को रोकता है। वीर्य को स्पंदन मतलब जमने से रोकता है। वीर्य जम जाएगा तो बाहर शुक्राणु कैसे जाएंगे। ठीक है, तो उसको रोकने का काम कौन करता है, प्रोस्टेट द्रव करता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगली ग्रंथि हमारी बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि या फिर कंदमूत्रपथ ग्रंथि या फिर काउपर्स ग्रंथि भी कहते हैं। ये ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे मूत्र मार्ग के दोनों तरफ स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है ये ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे मूत्र मार्ग के दोनों साइड होती है। कहाँ पर, मूत्र मार्ग के दोनों तरफ। ये संख्या में एक जोड़ी तथा बटन के समान होती है। संख्या में एक जोड़ी मतलब संख्या में दो, संख्या में एक जोड़ी, एक जोड़ी मतलब संख्या में कितनी हो गई, दो। ठीक है, दोनों तरफ होती है तो दो ही चाहिए ना भैया, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ओके, बटन के समान होती है, बटन की तरह, जैसे हमारे शर्ट के बटन होते हैं उस प्रकार से होती है। मैथुन क्रिया के समय वीर्य के स्खलन से पहले बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि से एक चिकना, चिपचिपा, पतला, पारदर्शी, क्षारीय प्रकृति का तरल पदार्थ स्रावित होता है जो निम्न कार्य करता है। जो मैथुन की क्रिया होती है, जब वीर्य स्खलन होने से पहले बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि द्वारा एक चिकना, चिपचिपा पदार्थ स्रावित किया जाता है जो क्या होता है, पारदर्शी और क्षारीय होता है। तरल पदार्थ स्रावित होता है जो क्या कार्य करता है, देखिए जो उसका कार्य क्या है, बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि से जो निकलता है उसका कार्य देखिए। मैथुन के दौरान शीशन में स्नेहक प्रदान करना। जो मैथुन होगा, मैथुन की क्रिया होती है, मैथुन मतलब निषेचन की क्रिया होती है। उस वक्त जो शीशन होता है, जो शीशन होता है उसकी जो नलिका होती है उसको चिकना करता है। पहले वीर्य को आने से पहले यह ग्रंथि एक पदार्थ, चिकना पदार्थ निकालकर उसको क्या करती है, चिकना या स्नेहक प्रदान करती है। यह मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करके क्षारीयता बनाता है। जो मूत्र के द्वारा जो इस नली होती है, शीशन की जो नली होती है, इसमें क्या होता है, क्षारीय प्रकृति आ जाती है। तो यह वीर्य से पहले जब यह द्रव जाएगा तो यह द्रव क्या करेगा, इसको क्षारीय से क्षारीयता को नष्ट करता है। ठीक है, इसकी क्षारीयता को नष्ट करता है, मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट कर देता है और क्षारीयता बना देता है। मूत्र की अम्लीयता उसको नष्ट करेगा और उसको क्या करेगा, शीशन मार्ग को क्या है, क्षारीय बना देता है। मूत्र को चिकना बनाता है, मूत्र को और क्या करता है, चिकना बनाने का काम करता है। कौन, बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ। आगे देखते हैं, आगे है हमारा ब्राह्य जननांग, जो क्या है, शीशन, जो क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। इसको भी देख लेते हैं फटाक से। यह पुरुष का नर जननांग व मैथुनांग होता है जो पुरुष के श्रोणी क्षेत्र में वृषण कोश के ऊपर स्थित होता है। जो शीशन होता है वो क्या होता है, पुरुष का नर जननांग होता है, वह मैथुनांग होता है जो पुरुष के श्रोणी क्षेत्र से वृषण कोश के ऊपर स्थित होता है। वृषण कोश जो आपने पढ़ा था, वृषण कोश कहाँ पर था, मैंने आपको बताया था, और वृषण कोश से जस्ट ऊपर की साइड होता है कौन, शीशन। यह एक लंबी बेलनाकार उच्छाई एवं अत्यंत संवेदनशील मानवीय संरचना होती है। ये कैसी होती है, लंबी होती है, लंबाई में अधिक, और बेलनाकार, बेलनाकार मतलब बेलन के आकार की गोल संरचना होती है जो क्या होती है, अत्यधिक संवेदनशील होती है। संवेदनशील मतलब छूने से ही उत्तेजित हो जाती है, मानवीय संरचना है, यह है मानव की ऐसी संरचना है। तो आगे देखते हैं, शीशन का अंतिम भाग ग्लांस पेनिस कहलाता है। जो शीशन होता है उसका अंतिम भाग है उसको क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस या फिर शीशन मुंड कहलाता है। ठीक है, जो एक पतली त्वचा से ढका रहता है जिसे अग्रछद
कहते हैं या फोर स्किन कहते हैं। वो क्या होता है, वो भाग होता है वो पतली त्वचा से घिरा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, अग्रछद या फिर फोर स्किन कहते हैं। जो इसका अगला भाग होता है शीर्ष मुंड का भाग, ठीक है, वो क्या होता है, या फिर ग्लॉन्स पेनिस, ठीक है, उस भाग को क्या करता है, ढका हुआ एक स्किन होती है, ढकने की एक स्किन होती है, वो ढकने का काम करती है, उसी को अग्रछद या फिर फोर स्किन कहते हैं। तो अगला है हमारा मानव मादा स्त्री जनन तंत्र, ठीक है। तो मानव मादा या स्त्री जनन तंत्र क्या होता है, इस चैप्टर में हमें अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे मानव मादा स्त्री जनन तंत्र। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, जो नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, हम शुक्राणु जन नलिकाओं की आरेखित काट का दृश्य देख लेते हैं। यहाँ पर यह एक गोलाकार संरचना के रूप में होती है, जहाँ पर मध्य में क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं जो गति करने का काम करते हैं। और यहाँ पर यह कोशिका होती है सर्टोली कोशिका, जो क्या करती है, पालन पोषण करने का काम करती है। और यहाँ पर एक चारों तरफ एक उपकला पाई जाती है, इसे जनन उपकला कहते हैं। और यहाँ पर ये इससे पाए जाते हैं, यह भाग इसको कहते हैं ट्यूनिका प्रोपिया। और यहाँ पर ये सेल्स होती है, ये क्या होते हैं, शुक्राणु मात्र सेल्स, जो क्या काम करती है, शुक्राणु को बनाने का काम करती है। और यहाँ पर होते हैं ये संयोजी उतक, जो क्या काम करते हैं, इनको जोड़ने का काम करते हैं। और यहाँ पर होती है अंतराली या फिर लेडिंग कोशिकाएं, जो क्या काम करती है, टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करने का काम करती है। ये वाली सेल्स है, ये कौन सी है, अंतराली सेल्स या फिर अंतराली या फिर लेडिंग कोशिकाएं, जो क्या काम करती है, टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करने का काम करती है। इस प्रकार से शुक्राणु जन नलिकाओं की संरचना होती है। आप फटाक से देख लेते हैं कि नर जनन तंत्र की संरचना कैसी होती है। आप देख सकते हो कि नर जनन तंत्र की संरचना किस प्रकार होती है। इसमें हम आपको दिखाते हैं, सबसे पहले जो हमारा मुख्य भाग, जो नर जनन तंत्र का मुख्य भाग होता है वृषण, वो यहाँ पर होता है, यहाँ पर दोनों टांगों के बीच में, ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था वक्ष भाग में, ठीक है, ये यहाँ पर ये संरचना है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, यह संरचना एक थैली रूपी संरचना है, इसको कहते हैं वृषण कोश। और वृषण कोश के अंदर, ठीक है, एक जोड़ी या फिर संख्या में दो वृषण होते हैं, ठीक है, यह भाग है क्या है, वृषण, इसकी दूसरी तरफ एक और वृषण है, ठीक है। और यहाँ पर ये नलिका होती है, ठीक है, और इस नलिका को कहते हैं शुक्रवाहक, जो यहाँ से शुक्राणुओं को लेकर जाती है। और यहाँ पर एक भाग होता है, इसको कहते हैं स्खलनीय वाहिका। और यहाँ पर यह एक मलाशय होता है, जो पीछे की तरफ गुदा भाग में खुलता है। और यहाँ पर जो ये भाग होता है, इसको कहते हैं कंद मूत्रपथ ग्रंथि। यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, इसको कहते हैं कंद मूत्रपथ ग्रंथि। ओके, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक नलिका रूपी संरचना होती है, इसको कहते हैं मूत्रवाहिनी। और यहाँ पर ये संरचना होती है, इसको कहते हैं शुक्राशय, ठीक है। और यह भाग है, ये क्या है, मूत्राशय। और ये नीचे की तरफ ये ग्रंथि शुक्रवाहक, ये मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पर प्रोस्टेट, यहाँ पर जो ये भाग है, इसको कहते हैं प्रोस्टेट या फिर पुरुस्थ, ठीक है। और जो ये वाला भाग है, ये क्या है, पूरा शीर्ष्ण लिंग, ठीक है। और इसमें जो ये नलिका है, ये होती है मूत्रमार्ग। और जो यहाँ पर ये आगे वाला भाग होता है, इतना भाग, इसको कहते हैं शीर्ष्ण मुंड। और इसके बाहर की तरफ एक स्किन पाई जाती है, मैंने अभी आपको बताया है स्किन, ठीक है, जो इसको कवर करने का काम करते हैं शीर्ष्ण मुंड को, ठीक है। इसे कहते हैं अग्रछद, ठीक है, अग्रछद कहते हैं इस स्किन को, ठीक है। तो आपको जो मानव जनन तंत्र है, उसमें नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र और पूरी थ्योरी से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर से शेयर करना। और इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आपको यहाँ पर क्या होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा और पूरी प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मादा जनन तंत्र क्या होता है। मादा जनन तंत्र के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, नर जनन तंत्र के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा था, सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर किए थे। अब हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र को डिटेल से, उसके बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। और उस वीडियो को देखने के लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे से स्टडी कर सके, ठीक है, और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए।